हमने पिछली कक्षा में प्रिवी काउंसिल के बारे में पढ़ा था कि प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन के संविधान में आज वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है वह उसी का ही विकसित स्वरूप हमें देखने को मिलता है। और आज प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्र में प्रिवी काउंसिल को इतनी शक्तियां प्राप्त नहीं है जितनी कि उसे अतीत में प्राप्त थी, लेकिन फिर भी उसका ऐतिहासिक महत्व कम नहीं हो जाता। उसके ऐतिहासिक महत्व का आकलन हम कम नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रिवी काउंसिल प्रशासनिक न्यायिक क्षेत्र में अपनी पर्याप्त शक्तियां उसे प्राप्त न होने के कारण भी उसका आज भी ब्रिटिश सरकार में महत्वपूर्ण स्थान है। और आज वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है वह उसी का ही विकसित स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए प्रिवी काउंसिल जो है वह वर्तमान में मंत्रिमंडल का आज जो वर्तमान में मंत्रिमंडल व्याप्त है उसी का ही विकसित स्वरूप है। और देखिए इस प्रकार प्रिवी काउंसिल का ब्रिटिश संविधान में आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो मंत्रिमंडल के बारे में एक विचारक है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। वो विचारक है रैमजे मेयर। रैमजे मेयर ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विचारक है। रैमजे मेयर का यह कथन है कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का चालक चक्र है। अर्थात राज्य रूपी जहाज का चालक चक्र है, उसके हाथ में राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग उसी के हाथ में है और वही उस जहाज का चालक है। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं और मंत्रिमंडल की शक्तियां हैं उन शक्तियों के कारण, क्योंकि आज राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी है, तो हम मंत्रिमंडल को आज अधिनायकवादी स्थिति के रूप में देख सकते हैं। फिर भी मंत्रिमंडल जो है वह संसदीय शासन प्रणाली के कारण उस पर पूरी तरह से जो है संसद का शिकंजा रहता है और प्रधानमंत्री जो है उसके हाथ में मंत्रिमंडल की बागडोर होती है। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल जो है वह राज्य रूपी जहाज का चालक चक्र, अर्थात राज्य रूपी जहाज की जो स्टीयरिंग है वो मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। किस प्रकार से उसे किस दिशा में घुमाना है वाहन को, वो उसी के हाथों में है। तो देखिए अब मंत्रिमंडल के बाद में आपका अगला टॉपिक आता है प्रधानमंत्री का पद। देखिए हम अगला टॉपिक लेते हैं आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद। आपका अगला पद है, अगला आपका टॉपिक है ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद। अर्थात ब्रिटिश प्रधानमंत्री वो किस रूप में ब्रिटेन में है और उसका वहां पर महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है और वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के कारण वह वास्तव में कार्यपालिका की शक्तियों का व्यवहारिक रूप से वो क्या करता है, उपयोग करता है। इसलिए ये वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री,
वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है, जो कि अपने मंत्रिमंडल के द्वारा क्या करता है, कुशलता पूर्वक शासन का संचालन करता है। तो इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है। हमने पहले आपको बताया था कि संसदीय कार्यपालिका में दो तरह की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष राजा है और वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष क्या है, प्रधानमंत्री है। तो देखिए, प्रधानमंत्री का पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान होने के कारण वहां पर प्रधानमंत्री का पद भी विकसित रूप में वहां पर स्थापित हुआ है। तो ये भी एक अभिसमय के रूप में वहां पर है। तो ब्रिटेन में अलिखित संविधान है और अलिखित संविधान होने के कारण वहां पर ये प्रधानमंत्री का पद जो स्थापित हुआ है वह भी संवैधानिक परंपराओं पर ही आधारित है। जैसे जैसे संविधान का विकास, अर्थात जैसे जैसे संवैधानिक परंपराएं विकसित होती चली गई, उसके अनुरूप प्रधानमंत्री का पद भी वहां पर स्थापित होता चला गया। तो इसलिए प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि नक्षत्रों के बीच चंद्रमा की तरह है और प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण पद है ब्रिटेन में। और हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रधानमंत्री वहां पर वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है। जेनिंग्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री समस्त संविधान की आधारशिला है। इसे ये भी कहा जाता है कि नक्षत्रों के बीच प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है। ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है। अर्थात उसे ये भी कहा गया है कि मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला, मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला प्रधानमंत्री। देखिए, इस प्रकार प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह जेनिंग्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री समस्त संविधान की क्या है, आधारशिला है। और इसी प्रकार इसे ये भी कहा गया है कि ये नक्षत्रों के बीच चंद्रमा की तरह इसकी स्थिति है। मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला भी से कहा गया है कि मंत्रिमंडल रूपी जो मेहराब है उसकी आधारशिला कौन है, प्रधानमंत्री है। तो देखिए, इस प्रकार ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के नाते प्रशासन की समस्त शक्तियों का व्यवहारिक रूप से उपयोग जो है वह प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद बहुत ही महत्वपूर्ण है और शासन की समस्त शक्तियों का जो उपयोग है व्यवहारिक रूप में उसी के द्वारा किया जाता है। देखिए, हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के पद से संबंधित क्या क्या वहां पर अवधारणाएं हैं। और पहला तो देखते हैं हम प्रधानमंत्री पद की योग्यता। प्रधानमंत्री पद की योग्यता।
जो प्रधानमंत्री बनाया जाए उसकी क्या योग्यता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री की पद की योग्यता यह है कि लोक सदन का सदस्य होना चाहिए, वह लोक सदन का सदस्य होना चाहिए, इसके साथ ही उसे लोक सदन में विश्वास मत प्राप्त होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री की पद की योग्यता है कि उसमें लोक सदन का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए कि लोक सदन का सदस्य हो। इसके साथ ही लोक सदन में उसे विश्वास मत भी प्राप्त होना चाहिए कि उसे लोक सदन में क्या है, विश्वास मत प्राप्त है। इस प्रकार प्रधानमंत्री पद की योग्यता के रूप में हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है बहुमत दल का नेता होता है और वह लोक सदन के प्रति उत्तरदायी भी होता है। यदि लोक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार क्या होती है, गिर जाती है और तब सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है और लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उसे उत्तरदायित्व की भावना से अर्थात जवाबदेही से उसका पद परिपूर्ण माना जाता है। अगला हम देखते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की होती है। देखिए, प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति के रूप में हम देखते हैं कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। तो देखिए, हम देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होता है उसे किस प्रकार से तो देखिए, प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति में हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है राजा अपनी पसंद से प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। राजा अपनी पसंद से प्रधानमंत्री को क्या करता है, नियुक्त करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। जब उसे लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त व्यक्ति को ही वह प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। तो देखिए, राजा के पास में चॉइस होती है
वह अपनी चॉइस से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन लोक सदन में जिस व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उस पार्टी के प्रत्याशी को वह क्या करता है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी नियुक्ति के बारे में है कि लोक सदन में प्राप्त बहुमत वाले व्यक्ति को ही जो है वह उसको राजा नियुक्त करता है। अगला देखिए, कुछ स्थिति में वह स्वयं विवेक का भी प्रयोग करता है। ये तो नहीं इसकी नियुक्ति के संबंध में, लेकिन कुछ और अवधारणाएं उसकी नियुक्ति के बारे में, कुछ अपवाद स्वरूप कुछ चीज है वो देखिए। दूसरा है, जब लोक सदन में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब राजा स्वयं विवेक से उसे नियुक्त करता है। अर्थात जब लोक सदन में किसी दल को, किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब राजा अपने स्वयं विवेक से उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर क्या करता है, नियुक्त करता है। फिर है आपातकाल के समय भी, आपातकाल के समय भी राजा स्वयं विवेक का प्रयोग करता है। अर्थात जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो उस स्थिति में भी राजा स्वयं विवेक से जिस दल को स्थिति अच्छी होती है उसे वह सरकार बनाने के लिए उसे कह सकता है और प्रधानमंत्री पद की शपथ उस दल के प्रत्याशी को दिलवा सकता है। ऐसे ही आपातकाल के समय में भी वह अपने स्वयं विवेक का प्रयोग करता है और अपने स्वयं विवेक के आधार पर वह प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। देखिए, इस प्रकार हम यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में वहां पर कुछ परंपराएं जो विकसित हुई है, उसी के अनुसार वहां पर जो है प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति राजा के द्वारा होती है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हमने देखी वो यह है कि वहां पर लोक सदन में जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है वही क्या करता है, सरकार बनाता है और प्रधानमंत्री उसी दल का होता है। तो देखिए आगे हम देखते हैं, इसमें आगे देखिए प्रधानमंत्री के कार्य, अधिकार एवं शक्ति। देखिए प्रधानमंत्री के कार्य, अधिकार
एवं शक्तियां। चूंकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है और वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के कारण उसे प्रशासन का संचालन करने के लिए उसे कई अधिकार और कई शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिनका वह क्या करता है, प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए वह उन शक्तियों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करता है। तो देखिए उसकी जो प्रशासनिक जो उसके संचालन के कार्य किस प्रकार से हैं। पहला है मंत्रिमंडल के संदर्भ में, मंत्रिमंडल के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्ति। तो देखिए मंत्रिमंडल से संबंधित उसकी क्या क्या कार्य, उसके अधिकार, उसकी शक्तियां हैं। वह राजा प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। तो देखिए अगला है मंत्रिमंडल का निर्माण। मंत्रिमंडल का निर्माण करने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और राजा प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वह मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को क्या करता है, नियुक्त करता है। इस प्रकार से मंत्रिमंडल के निर्माण में, उसके गठन में प्रधानमंत्री को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है और प्रधानमंत्री अपने संविवेक के आधार पर, अपनी सिफारिश पर वह मंत्रिमंडल का गठन और निर्माण करता है। तो जो प्रधानमंत्री के बिल्कुल करीब होते हैं और उसके प्रसाद पर्यंत जो व्यक्ति काम करते हैं, तो उसकी कृपा पाकर, अर्थात प्रधानमंत्री के जो नजदीक लोग होते हैं, वो प्रधानमंत्री अपनी सिफारिश पर उन मंत्रियों को नियुक्त करता है अपने मंत्रिमंडल के गठन में, उन्हें महत्वपूर्ण पद देता है, उन्हें महत्वपूर्ण उच्च पदों पर वह बिठाता है। इस प्रकार से मंत्रिमंडल के निर्माण में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण क्या है, उसकी भूमिका है। अगला है विभागों का वितरण। देखिए मंत्रिमंडल का निर्माण किया, इसमें जो विभिन्न मंत्री हैं उन मंत्रियों को उनके विभाग जैसे कि रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खनन विभाग, ऊर्जा मंत्रालय, इसी प्रकार से आपदा एवं प्रबंधन मंत्रालय, कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स में वह अलग अलग मंत्रियों को नियुक्त करता है और उनके पदभार के आधार पर वह उनकी शक्तियां उन्हें सौंपता है। अर्थात जो प्रशासन के विभिन्न विभाग हैं, उन विभिन्न विभागों में प्रधानमंत्री समन्वय और सामंजस्य के आधार पर वह अपने मंत्रियों को विभिन्न विभागों का उन्हें वितरण करता है। विभिन्न मंत्रालय जो भी कार्मिक विभाग है, उनमें वह मंत्रियों को नियुक्त करता है। अर्थात जितने भी अलग अलग तरह के मंत्रालय होते हैं, उसमें मंत्रियों की नियुक्ति का कार्य किसका है, प्रधानमंत्री का है। आगे देखते हैं हम। देखिए आगे है मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना। मंत्रिमंडल की
बैठकों की अध्यक्षता करना। तो देखिए प्रधानमंत्री जो है वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और वह इन बैठकों की अध्यक्षता के द्वारा पूरे मंत्रिमंडल पर अपना समूचा नियंत्रण स्थापित करता है कि जिस प्रकार वह विभिन्न विभागों में मंत्रियों को अपने कार्य अधिकार सौंपता है, उसी आधार पर वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी उसका महत्वपूर्ण कार्य है कि किस प्रकार बैठकों की अध्यक्षता करना वह उसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो देखिए वह बैठकों की अध्यक्षता करता है, कार्यों का संचालन उसी के द्वारा किया जाता है, विभिन्न विषयों पर बहस या चर्चा का मुद्दा होता है। तो ये सब कार्य जो होते हैं वह उसी के द्वारा किए जाते हैं। देखिए अगला है मंत्रिमंडल में समन्वय का कार्य। जो प्रधानमंत्री होता है वह मंत्रिमंडल में समन्वय का कार्य करना, अर्थात जो अलग अलग मंत्रालय जो मंत्रियों को सौंपता है उनमें विभागों का वितरण करता है, उसके आधार पर वह उन विभागों के मंत्रियों के बीच में आपस में समन्वय सामंजस्य अर्थात तालमेल बिठाने का कार्य इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि किस प्रकार से शक्तियां और अधिकार जो विभिन्न मंत्रालयों को देता है उनमें आपस में किसी प्रकार का कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं हो, किसी प्रकार का कोई मंत्रियों में आपस में मनमुटाव या झगड़ा पैदा नहीं हो, और इस प्रकार वह विभिन्न विभागों में मंत्रियों को शक्तियां कार्य अधिकारों का वितरण करने के बाद में वह उनमें समन्वय और सामंजस्य बिठाने का कार्य भी करता है कि किसी मंत्री को इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं दी जाए ताकि वो दूसरे मंत्री के विभाग को क्या कर सके, उसमें गतिरोध उत्पन्न कर सके, उसमें बाधा उत्पन्न कर सके। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री जो है वह मंत्रिमंडल पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करता है और मंत्रिमंडल में समन्वय और सामंजस्य और तालमेल बिठाने का जो है वह उसका महत्वपूर्ण कार्य है। इसी प्रकार से मंत्रियों की पदमुक्ति, मंत्रियों का पुनर्गठन तथा अंत। तो देखिए इसमें हम देखते हैं देखिए अगला पॉइंट जो है प्रधानमंत्री के कार्य अधिकार एवं शक्तियों में वह यह है कि मंत्रियों की पदमुक्ति, मंत्रियों की पदमुक्ति पदमुक्ति मंत्रिमंडल का पुनर्गठन तथा अंत। तो देखिए इसमें प्रधानमंत्री को असीमित और अनियंत्रित शक्तियां प्राप्त है कि वह मंत्रियों को जिस प्रकार से नियुक्त करता है राजा के परामर्श से, राजा जो है उसकी अनुशंसा से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि वह मंत्रियों को अपने पद से हटा भी सकता है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल का पुनर्गठन अर्थात मंत्रिमंडल में यदि समन्वय तालमेल नहीं बैठे या उसे आवश्यकता महसूस हो समय और परिस्थिति के अनुसार वह मंत्रिमंडल को दोबारा से पुनर्गठित कर सकता है और जो
विभागों का जो उसने बंटवारा किया है उसको वापस से उसमें फेरबदल करके अलग अलग मंत्रियों को दोबारा से वह उनमें विभागों का वितरण कर सकता है। अदल बदल अर्थात उसमें अदला बदली कर सकता है, चेंज कर सकता है, ये उसका अधिकार है। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल का अंत करना अर्थात यदि सरकार अल्पमत में आ जाती है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वो मंत्रिमंडल का अंत भी हो जाता है। अर्थात मंत्रिमंडल का अंत का मतलब है कि वह यदि ऐसा सोचता है और अविश्वास है या अल्पमत है तो मंत्रिमंडल का अंत भी वो कर सकता है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री की जो कार्य अधिकार और शक्तियां हैं उसमें हमने प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल संबंधी शक्तियों के बारे में हमने देखा कि मंत्रिमंडल के संदर्भ में उसे क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। देखिए, इस प्रकार मंत्रिमंडल के संदर्भ में प्रधानमंत्री को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं।